क्या आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंफ्यूज करते हैं? क्या आप केमिस्ट्री का बेसिक नहीं समझते हैं? क्या आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री का डर आपको ना सताए? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस सेशन में आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। अगर आप क्लास 9 में तो ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, पर अगर आप 9 में नहीं है और चाहते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ जाए तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नीरज कुमार, वेलकम्स यू टू योर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द सक्सेस स्पॉट। तो आइए हम लोग चलते हैं उस हिस्ट्री में जहां से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट हुआ। चलिए मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे जर्नी पे जहां आप समझेंगे कि आखिर इसका कंसेप्ट आया कहां से, लोगों ने इसके बारे में सोचना कहां से स्टार्ट किया। तो हम लोग अगर इसके बैकग्राउंड में जाए, यानी अगर हम लोग बात करें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बैकग्राउंड, तो आपको जानना होगा अराउंड 500 बीसी इन इंडिया, लगभग 500 साल बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बोर्न होने से 500 साल पहले इंडिया में दो लोग हुए हैं। पहला महर्षि कनाद, ये जो है आपके महर्षि कनाद है, और दूसरा है कत्यामा। इन लोगों ने सोचा कि अगर हम किसी भी पदार्थ को, पदार्थ बोले तो मैटर, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया के थे इसलिए हिंदी बोलते थे, तो हिंदी में मैटर को ही पदार्थ कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी मैटर को तोड़े, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको हम डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए ये एक मैटर है, मान लेते हैं ये गोल्ड है, ये क्या है, एक गोल्ड है। इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर हम इसको छोटेंगे और छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ेंगे, फिर और छोटे पार्ट्स में, और एक समय ऐसा आएगा जब हम तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे और फिर हम आगे इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। मतलब एक ऐसा समय आएगा जिसके बाद गोल्ड के मैटर को या गोल्ड जो एलिमेंट है उसको डिवाइड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और उस छोटे चीज को जिसको हम लोग आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसको महर्षि कनाद ने, जो कि इंडिया से थे, एक नाम दिया और उसका नाम था परमाणु। यानी हम लोग कह सकते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो इंडिया से स्टार्ट हुआ। हालांकि ये सब एक फिलोसफी था, कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए। सेम चीज जब कत्यामा, जो कि उन्हीं के आसपास के समय में थे, उन्होंने परमाणु के बारे में एक चीज ऐड किया, कहा कि ये परमाणु जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि महर्षि कनाद ने परमाणु एक कंसेप्ट को समझाया। परमाणु को ही इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एटम्स। यानी वो उन्होंने बताया कि एटम्स जो होते हैं, किसी भी एलिमेंट को जब हम डिवाइड करना स्टार्ट करें और एक ऐसा समय आएगा कि हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसी को क्या कहेंगे, एटम्स, या हिंदी में उन्होंने जो कहा था परमाणु। बाद में कत्यामा आए और उन्होंने कहा कि ये जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं होते हैं। सेम इसी तरह का कहानी कहीं और, यानी ग्रीक में भी हो रहा था। उसी ड्यूरेशन में डेमोक्रिटस, ये जो है आपके डेमोक्रिटस है, फोटो में नाम लिखा हुआ नीचे आप देख सकते हैं, इमेजेस इनका, और दूसरे हैं ल्यूसिपस। ये दोनों का भी विचारधारा सेम था, यानी दोनों का कंसेप्ट सेम था, और ये लोग भी इस चीज के बारे में सोच रहे थे कि किसी भी चीज को अगर डिवाइड किया जाना स्टार्ट करें तो एक पर्टिकुलर समय में हम लोग ऐसे चीज को देखेंगे या ऐसा चीज हमको मिलेगा जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, जिस चीज को डेमोक्रिटस ने बोला एटम्स। ठीक है, कंसेप्ट सेम है। इसी चीज को महर्षि कनाद ने परमाणु कहा और उसी चीज को डेमोक्रिटस ने एटम्स कहा। ठीक है, चलिए अभी तक जो हम लोगों ने देखा, महर्षि कनाद, कत्यामा, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी पे बात कर रहे थे, मतलब किसी भी प्रकार का इन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का, कि आखिर किस बंदे ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, सब चीजों के बारे में बताया, तो सबसे पहला जो बात आता है या पहला जो नाम आता है एंटोनी एल लेवेजर का। एंटोनी एल लेवेजर को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने लेट 18th सेंचुरी में फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस को लेड किया, यानी एक नींव रखा केमिकल साइंसेस का। इससे पहले क्या है, केमिस्ट्री एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता था, वो साइंस के ही अंदर आता था, अभी भी साइंस के अंदर ही आता है। लेकिन एंटोनी एल लेवेजर ने
इसको एक केमिकल साइंस, एक अलग ब्रांच ऑफ साइंस बनाने का कोशिश किया, ठीक है। और इन्होंने और इसके साथ एक और इनके फ्रेंड थे, ठीक है, एंटोनियो लेवोइजर एंड जोसेफ प्रोस्ट, जो कि फ्रांस के थे। ये दोनों कहां के थे? फ्रांस के। और लेट 18th सेंचुरी में इन दोनों ने मिल करके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया। क्या दिया? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब कि जब हम दो केमिकल को कंबाइन करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स होंगे। देखिए यहां पे लिखा है ना, द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन टू और मोर सबस्टेंसेस गिव राइज टू प्रोडक्ट व्हिच इज गवर्न बाय अ सर्टेन लॉज व्हिच इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कहने का यह है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, अभी केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल जानिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है, तभी वो प्रोडक्ट देगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जहां पे हो रहा है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देगा। तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है, और ये जो रूल्स है या जो लॉज है वो किसने दिया? लेवोइजर एंड जोसेफ प्रोस्ट ने, ठीक है। लेवोइजर एंड जोसेफ प्रोस्ट जो है ये दोनों ने मिल करके लॉज दिए जिसपे केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी केमिकल जिसपे कंबाइन हो सके, ऐसा रूल जो कि केमिकल अगर कंबाइन होता है और उसको फॉलो करता है। मान लीजिए एक कंपाउंड है ए और दूसरा है बी। ए और बी जब रिएक्ट होते हैं, जब रिएक्शन होता है तो सी और डी बनता है, ठीक है। मान लीजिए ए कोई भी कंपाउंड है, बी कोई भी कंपाउंड है, लेकिन जब ये कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो सी और डी बनते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कोई भी दो चीज मिलकर के जब न्यू चीज बनता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके न्यू चीज बना HCl, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोडक्ट है, यानी ये COD आपका क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। और ए और बी क्या है? ये लोग रिएक्टेंट्स है, क्योंकि ये लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? रिएक्टेंट्स। यानी रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन जब भी ये रिएक्शन होगा, जब कभी ये रिएक्शन होगा, देन डेफिनेटली दे फॉलो सर्टेन रूल्स, ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन का बात करें तो टोटल तो 5 है, लेकिन हमें ये तीनों नहीं पढ़ना है, हमें ये तीनों नहीं पढ़ना है, ये हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। इस साल हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जो कि दिया था एंटोनियो लेवोइजर ने, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे का बात। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? तो समझिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है कि कोई भी रिएक्टेंट जब एक प्रोडक्ट बनाता है, जैसे यहां आप एग्जांपल देख सकते हैं, ए एक रिएक्टेंट है, बी भी एक रिएक्टेंट है, और इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया ए बी, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाया ए बी। यानी जब ए और बी मिलकर के एक प्रोडक्ट ए बी बनाते हैं तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए बी होता है। यानी जितना मास ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करता है प्रोडक्ट, उतना मास ही होता है। मान लीजिए अगर ए जो है 5 ग्राम था और बी भी 5 ग्राम है, तो हमारा जो ए बी प्रोडक्ट होगा वो 10 ग्राम होगा, ठीक है। अगर मानते हैं कि मास ऑफ ए 7 kg था और मास ऑफ बी 3 kg था, तो मास ऑफ ए बी यानी प्रोडक्ट वो आपका 10 kg होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। जैसे कि मास ऑफ ए 7 kg था, मास ऑफ बी 3 kg था, तो मास ऑफ ए बी यानी प्रोडक्ट 10 kg हुआ। ये कम नहीं हुआ, 9 तो नहीं हुआ ना, तो 9 नहीं हुआ इसका मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और वो 10 की जगह 11 नहीं हुआ, इसका मतलब वो क्रिएट नहीं हुआ। यानी ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, जितना रिएक्टेंट है प्रोडक्ट का भी मास वही होगा। कोई दिक्कत? यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है रिएक्टेंट का, वही मास प्रोडक्ट का होता है। यह बताता है कौन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे एंटोनी एंड लेवोइजर एंड जोसेफ प्रोस्ट ने मिल करके काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। एक सिंपल सा रूल है जो बताता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। वो हमेशा इक्वल होगा, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा इक्वल होगा।
चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, जब भी कोई रिएक्शन होगा और कंपाउंड बनेगा, तो वो कंपाउंड में जो एलिमेंट का मास का रेशियो है वो हमेशा सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो देखिए इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद वाटर बनते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास कितना है? एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, या कह सकते हैं 1 एमयू होता है। एमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है, फिलहाल समझ लीजिए, ठीक है। एमयू का मतलब जैसे हम लोग केजी कहते हैं ना, इसी तरह एक यूनिट है, केजी ग्राम होता है, वैसे ही एक यूनिट है मास को मेजर करने के लिए, जो हम एटम्स के मास को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जो मास है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एमयू यूज करते हैं, ग्राम वगैरह यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप फिलहाल समझिए कि अगर H2O यानी वाटर है, तो एक हाइड्रोजन का कितना है? 2 एमयू मास, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। H2 बोलते हैं ना, H2 मतलब 2, तो 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो गया? 2 एमयू हो गया। और ऑक्सीजन का कितना है? 16, यानी ऑक्सीजन का मास 16 है। तो टोटल जो है आपका 2 एमयू और 16 एमयू, ये दोनों का जब हम लोग रेशियो देखेंगे तो रेशियो कितना होगा? तो रेशियो देखिए 2/16, यानी कि 1/8। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि अगर कहीं का भी वाटर हो, दुनिया में कहीं भी वाटर हो, उसमें H2O ही होगा, और वो रेशियो होगा 1:8 का, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 और मास ऑफ जो ऑक्सीजन है वो 8 होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम 9 ग्राम वाटर का बात करते हैं, तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और वो वाटर कहीं का भी हो, ठीक है, वो आपका रिवर का हो, सी का हो, पोर्टेबल वाटर जो कि आपका टंकी में जिसे आप पीते हैं वो वाटर हो, वाटर दुनिया में कहीं भी है, तो इसका मतलब ये है कि वो 1:8 का ही रेशियो में होगा बाय मास। और ये डिपेंड नहीं करता है कि उनका सोर्स क्या है, ठीक है। ये वाटर जहां पे भी है, चाहे एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स है, या जो पानी हम लोग पीते हैं वहां हो, या आइस के फॉर्म में हो, सब जगह 1/8 के रेशियो में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स भी दिया है कि अगर मान लीजिए 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो वहां पे क्या होगा? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जब आप डिवाइड करते हैं 2 और 60 का, तो भी क्या आता है? 1/8 आया। देखिए वहां पे 1/8 है ना, 2/16। सेम चीज कह रहा है कि अगर 36 ग्राम लेते हैं तो 4 ग्राम ये हाइड्रोजन होगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा, क्योंकि देखिए 4/32 को आप डिवाइड करते हैं तो भी क्या आता है? 1/8। और सेम चीज अगर आप 9 ग्राम लेते हैं, जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, तो भी कितना आता है? 1/8। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो किस चीज को वेरीफाई कर रहा है? तो ये वेरीफाई कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो मास का रेशियो आया है, मास ऑफ हाइड्रोजन बाई मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा क्या है? 1/8 है, ठीक है। तो यही चीज बताता है हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर से हम बता देते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड्स होते हैं ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय द मास, और वो एलिमेंट हमेशा सेम होगा। वाटर अगर H2O है तो हर जगह H2O होगा, यानी कि ऐसा नहीं है इंडिया का पानी H2O है तो फिर अगर हम चले जाएं पाकिस्तान तो वहां पे वाटर में कार्बन आ जाएगा, या फिर H2C हो जाएगा, या कुछ ऐसा अदर एलिमेंट होगा। नहीं, हमेशा पानी H2O ही होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा CO2 ही होगा। दुनिया का कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, ठीक है, चाहे हम लोग एक्सहेल करें तो वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हम लोग फैक्ट्री से निकाले वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों हमेशा सेम होगा, कभी अलग नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अभी तक हमने कुछ नहीं देखा, अभी तक हमने 2 लॉज देखे। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखे कि मास जो है वो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम लोग ये देखे कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट कंटेन करते हैं, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा, और वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा बाय दियर मास, ठीक है, चाहे वो किसी भी सोर्स का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आप दोनों समझ गए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ये 2 चीज जान गए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ चुके हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जान चुके हैं। अभी बात करते हैं, तब भी एक एंट्री होता है
हीरो का, ठीक है। अभी क्या है, ये हीरो का नाम है भाई जॉन डाल्टन। क्या नाम है? जॉन डाल्टन। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, ठीक है। और इन्होंने 1806 में एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब इनका नाम जॉन डाल्टन था ना, इस वजह से जो थ्योरी इन्होंने दिया इसको हम लोग कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा केमिस्ट्री को अपलिफ्ट करने में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे चीज बताया, जैसे एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया। किसको स्टडी किया? तो इससे पहले जो थे यानी एंटोनियो लेवोइजर एंड जोसेफ प्रोस्ट के वर्क को अच्छे से स्टडी किया और फिर अपना कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट्स करके एक थ्योरी पब्लिश किया जिसे हम लोग कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें टोटल 6 पोस्टुलेट्स है। पोस्टुलेट्स का मतलब जो चीज इन्होंने बताया, जो ये लोग वेरीफाई किए, इन्होंने वेरीफाई करके समझ के फिर इस चीजों को एक थ्योरी में पब्लिश किया 1806 में। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कब आया, तो इट वाज इन 1806, ठीक है। तो इन्होंने पहला चीज ये बताया कि ऑल द मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। सेम चीज हमारे इंडियन भी कहे थे, कनाद वगैरह बोले थे ना, ग्रीक के भी जो फिलोसोफर्स थे डेमोक्रिटस एंड लिसिपस, वो भी इस चीज को बताए थे। और इसी चीज को डाल्टन ने अपने थ्योरी में डाला कि जितने भी मैटर हैं, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। सेकेंड जो इनका पोस्टुलेट्स है उसमें वो कहते हैं कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मतलब किसी भी चीज को हम डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन जब एटम्स का बात आए यानी डिवाइड करते करते हम लोग यहां तक पहुंच जाए कि अब एटम्स है तो वो एटम डिवाइड नहीं हो सकता है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, और जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसको भी डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में रखा। अगला जो बात है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब किसी भी एलिमेंट का, यानी अगर हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन जो है वो अगर H से रिप्रेजेंट करते हैं या कार्बन से, तो हाइड्रोजन का मान लीजिए जो एटम है और कार्बन का जो एटम है वो आइडेंटिकल है, मतलब दोनों अलग अलग है, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा और उनका मास अलग होगा। जैसे मैंने हाइड्रोजन का बताया ना, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास आपका 1 हो गया, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये आपको याद करना होगा, जिसको मैंने इसी वीडियो में एक अच्छा सा पीपीटी बना के दिया है, ठीक है, जहां पे आपको एटॉमिक मासेस रहेंगे, वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल हम लोग बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी पे। तो एटम्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल मतलब अलग अलग होंगे, हाइड्रोजन का एटम अलग होगा, कार्बन का एटम अलग होगा, ऑक्सीजन का एटम अलग होगा। तो अलग कैसे होगा भाई, तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा और इसका मास अलग होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन का 1 मास है, कार्बन का 12 एएमयू है और ऑक्सीजन का 16 एएमयू है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ थ्योरी। तो फोर्थ में कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो इनका अलग अलग है और इनका मास भी जो होगा डिफरेंट, मतलब ये जो थर्ड और फोर्थ है ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, कह सकते हैं सेम टू सेम है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं फिफ्थ में। तो फिफ्थ में क्या कह रहा है कि एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, छोटे छोटे होल नंबर्स में होते हैं जो भी कंपाउंड होते हैं। जैसे अभी मैंने क्या बनाया, H2O लिखा था, तो 2 क्या है, होल नंबर है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। ऐसा नहीं होगा कि H1.5O मतलब 1.5 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और स्मॉल होल नंबर में मतलब हम ये भी नहीं लिख सकते हैं कि ये 999 हाइड्रोजन रहेगा और 1 ऑक्सीजन मिलेगा, तब जाकर के क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल, नहीं, ऐसा भी कोई कंपाउंड नहीं बनता है। जितने भी कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर में होंगे। एलिमेंट जो है किसी भी कंपाउंड में, एलिमेंट जो है, एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट जो आपका पीरियोडिक टेबल में है, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 118। कुछ लोग 108 भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी रिसर्च चल रहा है, ठीक है, लेकिन टोटल अभी तक जो डिस्कवर हो चुका है वो 118 है, ठीक है। और इससे जब हम लोग कंबाइन करते हैं, जब हम इस एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तब बनता है कंपाउंड, जो कि इस लेसन में और हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये समझिए एलिमेंट्स क्या है। जब भी मैं एलिमेंट्स का बात करूं तो समझ जाइएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ढेर सारे हैं, जितने भी 118 मैंने बताया ना पीरियोडिक टेबल में, वो सब एलिमेंट्स। और जब इसको कंबाइन करते हैं, जैसे कि देखिए कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, लेकिन जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना।
इसी तरीके से देखिए, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं NH3, हम लोग लिखते हैं NH3, तो ये क्या हो गया, अमोनिया, एक आपका अलग कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके क्या बना है, अमोनिया बना है। ठीक है, तो ये चीज है कि एटम्स कंबाइन इन स्मॉल रेशियो। तो देखिए NH3 हम लोग बनाए तो NH3 क्या हुआ, देखिए ये रेशियो में है, मतलब एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, छोटा छोटा स्मॉल रेशियो में है कि नहीं है, यानी ना तो ये डेसिमल में होगा ना फ्रैक्शंस में होगा, ये स्मॉल होल नंबर में होंगे। जैसे 3 होल नंबर है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है यानी होल नंबर है, ऐसा नहीं लिख सकते नाइट्रोजन जो है 0.5, नहीं, ये गलत होगा। मतलब नाइट्रोजन NH3 में 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, CO2 में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ये सब क्या है, यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल होल नंबर्स में। ठीक है, चलिए अब सिक्स्थ में, ठीक है, सिक्स्थ में क्या कहता है कि द रिलेटिव नंबर ऑफ द काइंड्स ऑफ एटम्स, द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। मतलब बात यह है कि इनका एक फिक्स नंबर होगा। जैसे बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ फिक्स है, फिक्स क्या है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल में, ठीक है, या कंपाउंड में एक ही कार्बन और 2 ही ऑक्सीजन होगा, फिक्स है। ऐसा नहीं है कि कभी 3 होगा कभी 4 होगा, नहीं। अगर हम लोग वाटर का बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 ही हाइड्रोजन होगा और 1 ही ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये फिक्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप अभी तक सारे चीज समझ चुके होंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। ठीक है, अगर आप नहीं समझे हैं तो हल्का सा बैक कर लीजिए, फिर से समझिए और उसके बाद आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एटम्स के, कि आखिर एटम तो भाई बहुत कर रहे हैं, एटम्स है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं कि एटम्स जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। इसका मतलब कोई भी चीज, जो सबसे छोटा चीज किसी भी चीज का, दुनिया में कोई भी चीज है, मान लीजिए टेबल है, आयरन है, गोल्ड है, जो हम लोग यूज करते हैं, किसी भी चीज का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या होता है, एटम। ठीक है, और ये जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है इसमें हम लोग क्या कहते हैं, एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं। वही चीज कह रहा है ना, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और एटम्स इतने छोटे होते हैं कि इसे हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप तो पता है, हम लोग छोटा से छोटा चीज माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से भी हम लोग एटम्स को नहीं देख सकते हैं, एटम्स इतने छोटे होते हैं। तो भाई एटम्स इतने छोटे होते हैं, इसका मतलब क्या है, तो आप बस ये समझ सकते हैं कि इसको हम लोग नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर में काउंट करते हैं। नैनोमीटर क्या होता है, तो समझिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। मतलब कि अगर हम 1 मीटर को, मान लीजिए हम 1 मीटर का रस्सी लिए और इसको हम डिवाइड करें कितना से, कितना पार्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना पार्ट में डिवाइड करें, यानी कि 100,000 लाख करोड़, 100 करोड़। ठीक है, मतलब 1 मीटर का रस्सी को 100 करोड़ पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो एक पार्ट होगा वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एटम्स कितने छोटे होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि हाइड्रोजन का एटम कितना है, तो सबसे छोटा हाइड्रोजन का एटम है भाई, इसका जो आपका रेडियस है, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -10 मीटर है। ठीक है, चलिए तो एटम समझ में आ गया। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, एटम्स जो होता है ना, एक्चुअली क्या है, एटम में क्या क्या चीज होता है आप समझ लीजिए। जैसे कोई भी एटम है तो बीच में इसका न्यूक्लियस होता है, जो कि हम लोग आने वाले लेसन में देखेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए बीच में न्यूक्लियस रहेगा। और साइड साइड में क्या होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। साइड साइड में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये सब जैसे मान लीजिए ये ऑर्बिट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास घूमते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स साथ साथ में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस का। बीच में जो बड़ा बड़ा दिख रहा है वो क्या है, न्यूक्लियस है, और साइड में इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, चलिए तो अभी बात करते हैं, अभी हम लोग जान गए हैं एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एटम्स जो है सभी एलिमेंट के अलग अलग होते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
तो डाल्टन बाबा ने क्या किया, बताया कि भाई इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सब में एटम्स होते हैं, तो क्यों ना इन सब एलिमेंट को हम लोग सिंबल यूज करें, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के एटम्स तो अलग अलग है। सारे एलिमेंट्स के एटम क्या है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, जिसको हम लोग उनका मास से और केमिकल प्रॉपर्टीज से डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। तो उन्होंने बोला कि चलो भाई सिंबल्स यूज करते हैं, और इन्होंने इस तरीके से कुछ सिंबल्स रखा था। हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल था, यहाँ देखिए फास्फोरस के लिए, कॉपर के लिए, गोल्ड के लिए, काफी सारे एलिमेंट्स के लिए उन्होंने सिंबल रखा। लेकिन ये जो सिंबल था बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इस तरह का सिंबल अगर 118 बनाएंगे, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स कितना है 118, तो आदमी लोग क्या हो जाएगा भाई, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए बात हुआ कि क्या किया जाए, न्यू टाइप से एटम का सिंबल्स, ठीक है, यानी एलिमेंट का सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन किया जाए। तो इसके लिए फिर आए ब्रजीलियस। कौन आया, ब्रजीलियस। तो ब्रजीलियस ने बताया कि कोई भी एटम, जैसे मान लीजिए यहां एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का जो फर्स्ट लेटर या फिर सेकेंड लेटर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन का फर्स्ट लेटर क्या है, सी, तो यहाँ पे हम लोग उसका सिंबल सी रख दिए, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने एच रखा। तो इन्होंने रूल बनाया कि जो भी उसका नाम जो है, मतलब जो भी उस एलिमेंट का नाम है, उसका हम लोग एक लेटर या फिर दो लेटर लेकर के, एक लेटर या दो लेटर लेकर के हम लोग उसका सिंबल देंगे। जैसे हाइड्रोजन का एक लेटर लिया तो हाइड्रोजन बना एच, कार्बन का एक लेटर ले लिए यानी कि सी, तो वो कार्बन का सिंबल हो गया, ठीक है। आयोडीन जो है, ठीक है, आयोडीन का आई लेकर के हमने एक सिंबल बनाया, किसका, आयोडीन एलिमेंट का, ठीक है। तो पहला रूल ये हुआ। फिर दूसरा रूल उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए भाई आयोडीन और आयरन, ठीक है, जैसे आयरन है, तो ये दोनों को तो आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लेकिन बोले नहीं, उन्होंने कहा कि दो का तो सेम नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो इसके लिए हम लोग सिंबल्स भी अलग अलग यूज करेंगे। तो पहला तो ये बताया कि आप उसका पहला जो नेम का, एलिमेंट के नेम का पहला लेटर है वो ले सकते हैं। दूसरा कहा कि आप एक पहला लेटर ले लीजिए, या फिर आप चाहते हैं तो बीच का कोई भी, मतलब उसका नाम का कोई भी जो दूसरा है ले सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का हमने क्या ले लिया, ए एल ले लिया। आर्गन का हमने क्या ले लिया, ए आर ले लिया। क्यों, क्योंकि दोनों ए से स्टार्ट हो रहा है, और दोनों को अगर हम लोग ए लिखते तो कंफ्यूज होता, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, ए एल और ए आर लिया, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और दूसरी चीज ये कि जो सेकंड लेटर होगा वो हमेशा छोटा होगा, यानी हम इसको ए और एल, यानी कैपिटल ए कैपिटल एल नहीं लिख सकते हैं, इसको कैपिटल ए और कैपिटल आर नहीं लिख सकते हैं, गलत होगा, ठीक है। बैरियम का इसी तरीके से बी ए लिए, कैल्शियम का हम लोगों ने सी ए लिया, कोबाल्ट का हम लोगों ने सीओ लिया, इसको हम लोग सीओ नहीं लिख सकते, क्योंकि कैपिटल सी कैपिटल ओ का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई कॉपर। कॉपर का तो देखिए स्टार्टिंग वाला सी ठीक है, लेकिन बीच में तो यू आता नहीं है, तो एक्चुअली ये लिया गया है ग्रीक से। ग्रीक नेम में कॉपर को कहते हैं क्यूप्रम। क्या कहते हैं, क्यूप्रम। इसलिए यहाँ पे देखिए सी और यू आता है ना, तो सी और यू हो गया। अभी देखो फ्लोरीन का एफ हो गया, और आयरन का देखिए क्या है, एफ। तो आयरन का एफ क्यों है, क्योंकि देखिए आयरन का आई तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आई है आयोडीन के लिए। आई आर भी नहीं ले सकते हैं, आई आर किसका है, इरिडियम के लिए, ठीक है। इरिडियम भी एक एलिमेंट है। तो इसके लिए फिर बोला गया भाई चलो देखते हैं ग्रीक में या फिर लैटिन में कुछ इस तरीके के जो वर्ड्स है, तो वहां पे पता चला कि भाई ये लोग क्या कहते हैं, आयरन को फेरम कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरम। तो देखिए एफ वहां से आया, ठीक है। सेम चीज लीड के साथ है, पीबी नाइट्रोजन का, एन ऑक्सीजन का, ओ पोटेशियम का, के, ठीक है, सिलिकॉन का, एसआई सिल्वर का, एजी सल्फर का, एस और जिंक का, जेड। मतलब ये सब सिंबल्स है। सिंबल्स स्टार्टिंग किया था ब्रिजिलियस ने देना, ठीक है। ब्रिजिलियस ने 3 रूल्स दिए थे, ठीक है, कि कैसे नाम रखा जाएगा। पहला रूल ये था कि आप उस एलिमेंट के फर्स्ट सिंबल को ले सकते हैं। दूसरा रूल ये दिया कि आप अगर 2 सिंबल लेना चाहें, 2 उसका लेटर लेना चाहें, ठीक है। पहला रूल तो ये था कि आप उस एलिमेंट के एक यानी जो फर्स्ट लेटर है उसको लीजिए। दूसरा रूल ये बोला कि आप कोई भी 2 लेटर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक पहला होगा और एक बीच का कोई भी लेटर ले लीजिए, लेकिन सेकंड वाला जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा, सेकंड वाला लेटर स्मॉल होगा। और थर्ड चीज ये कहा कि अगर आप मान लीजिए कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो ग्रीक या लैटिन वर्ड्स हैं एलिमेंट का जो नेम है ग्रीक या लैटिन में, तो वहां से भी सेम तरीके से फर्स्ट या फिर कोई भी 2 लेटर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको देखो याद करना होता है, ठीक है। मैंने इस वीडियो में कुछ डाला है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद जरूर कर लीजिएगा।
ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने सिंबल्स का जो नेमिंग है ये भी देख लिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं एटॉमिक मास का, ठीक है। देखिए अभी हम लोग एटम समझ चुके हैं ना, एटम का सिंबल्स होता है वो भी समझ चुके हैं। एटम्स का सिंबल समझने के बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए अभी एक चीज और मैं बता दूं साथ ही साथ, आईयूपीएसी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईयूपीएसी, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या करता है, मान लीजिए अभी कोई न्यू एलिमेंट होगा तो उसका नाम कौन रखेगा भाई, ब्रिजिलियस तो अब है नहीं, स्टार्टिंग तो उन्होंने किया। तो जितने भी केमिस्ट्री में चेंजेस होते हैं, किसी भी नए चीज को लाना है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री के लिए बना है, और किसी भी प्रकार का चेंजिंग केमिस्ट्री में होता है तो हु विल बी रेस्पॉन्सिबल, आईयूपीएसी, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है एटॉमिक मास। अगला टॉपिक क्या है, एटॉमिक मास। तो सिंपल समझिए एटॉमिक मास होता क्या है। तो एटॉमिक मास का मतलब, जैसे हम लोग, मास का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज में मास होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी भी सामान को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, मान लीजिए 1 kg चावल लेना है, आटा लेना है, तो इस सबको हम लोग डिफाइन करते हैं केजी में। कोई हमसे हमारा वेट पूछता है तो हम भी उसको बोलते हैं कि भाई 50 kg, 60 kg, 70 kg, जो भी है वो बोलते हैं। लेकिन जो एटम्स है ये तो बहुत छोटे हैं, तो इसको केजी में कहना सही रहेगा क्या, नहीं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। इसके लिए क्या यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एएमयू लिखना देखो कितना बड़ा हो रहा है ना, हर जगह एएमयू एएमयू, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में यू लिखते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली मास यूनिट यू भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, किसी भी एक एटम का जो मास है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, एएमयू से, यानी एटॉमिक मास यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 AMU क्या होता है, किसके इक्वल होगा, यानी अगर हम लोग बात करें 1 AMU या फिर 1U, दोनों एक ही बात है, अभी मैंने बताया किसके इक्वल होगा, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन मतलब जो कार्बन एलिमेंट है उसका जो मास है उसका 1/12 1 AMU होता है। और इसी तरीके से हम लोग जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका हम लोग मास निकालते हैं, ठीक है। सबका मास निकालते हैं, और जब हम लोग एटम्स का मास निकाल लेते हैं तो वो उस एटम का एटॉमिक मास हो जाता है, ठीक है। कुछ एटॉमिक मास आपको याद करना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1U, नाइट्रोजन का होता है 14U, ठीक है। मैंने टोटल 30 एलिमेंट्स, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। देखिए ये है आपके सामने फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के सिंबल और उसके एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अभी तक हम लोग एटम्स क्या होता है ये जान चुके हैं, एटॉमिक मास क्या होता है ये जान चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी कुछ एटॉमिक मासेस है, जैसे हाइड्रोजन का 1U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U, एसेट्रा, इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे कैल्शियम का 0U नहीं है, इट इज 40, ठीक है, 4 छूट गया, इट इज 40 है ना, 40U। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा भाई, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये सीखा, एटम्स में मास होता है, ये भी चीज सीखा, जिसको हम लोग एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि एटम एग्जिस्ट कैसे करता है। तो भाई देखो एटम्स जो है बहुत छोटा है, तो एटम अकेले जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब एटम्स आर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो काफी रिएक्टिव होते हैं और डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इसका मतलब एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो रिएक्टिव होता है। हाँ हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटम्स अकेले एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके एटम्स अकेले एग्जिस्ट करते हैं, जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझते हैं इन नॉर्मल कि एटम जो है,
अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कुछ करते हैं, कुछ गैसेस हैं जिसके एटम्स अकेले एग्जिस्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट देखिए, जैसे कि हीलियम, He क्या है, हीलियम, हीलियम का सिंबल है He, नियोन है Ne, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है, रेडन, ये सारे क्या है, नोबल गैसेस हैं, क्योंकि ये अनरिएक्टिव है, ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन हायर क्लासेस में जाइएगा तो ये भी रिएक्शन करते हैं इन फिक्स सर्कमस्टांसेस, बट इन नॉर्मल, इन जनरल, दे डज नॉट रिएक्ट एंड दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज सिंगल एटम, ठीक है। मतलब अभी तक हमने जाना कि एटम जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये फ्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन टोटल 6 ऐसे हैं, टोटल 6 एलिमेंट ऐसे हैं, ये देखिए, 3 इधर हीलियम, नियोन, आर्गन और 3 इधर क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ये फ्री एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा टोटल जितने भी हैं वो सब किसी ना किसी कंपाउंड के साथ या खुद के साथ मिल करके, मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, या तो वो मॉलिक्यूल्स बना के या फिर आयंस बना के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, एटम्स जो है वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करेगा इन 6 के अलावा, लेकिन एटम्स एग्जिस्ट कैसे करता है, तो ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे या फिर आयंस बनाएंगे। अभी हम लोग समझेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है और आयंस क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स बना के। एग्जिस्ट कैसे करेंगे, मॉलिक्यूल्स बना के, और मॉलिक्यूल्स भी जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और आयन जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, आयन जो होते हैं वो चार्ज होते हैं। तो आखिर ये चार्ज चार्ज मैं कह रहा हूं, ये होता क्या है, इसको जब हम आयंस डिस्कस करेंगे तो उसमें और अच्छे से बताएंगे। अभी फिलहाल समझिए कि चार्ज मतलब सिंपली इस तरीके से लिखते हैं ना, H प्लस है ना, Cl माइनस, क्लोरीन के ऊपर माइनस का साइन होता है, तो ये जो प्लस और माइनस है इसी को हम लोग कहते हैं चार्ज। प्लस वाला को कहते हैं कैटायन, प्लस वाला को कहते हैं कैटायन, और नेगेटिव वाला को कहते हैं एनायन, ठीक है। प्लस वाला को कहते हैं कैटायन, नेगेटिव वाला को कहते हैं एनायन, जो कि जो सिर्फ और सिर्फ आयंस में होता है। सिर्फ किस में होता है, आयंस में होता है, मतलब एटम्स में नहीं होता है। लेकिन जब एटम्स एग्जिस्ट तो करते नहीं है इन जनरल उस 6 के अलावा, तो ये लोग क्या करेंगे, आयंस बनाएंगे या फिर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो जब ये आयंस बनाएंगे तो इनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, और जब ये मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो इनके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो क्या है, न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वही न्यूट्रल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए। तो अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए कि एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या आयंस बनाते हैं, तो पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में समझेंगे कि मॉलिक्यूल्स होता क्या है, नहीं होता, और फिर बाद में फिर हम लोग आयंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगला टॉपिक कि मॉलिक्यूल्स होता क्या है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है भाई, तो मॉलिक्यूल्स का मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स 2 तरीके का हो सकता है, पहला होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं होमो एटॉमिक, ठीक है। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हेट्रो एटॉमिक, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स तो हो गया ग्रुप ऑफ कंपाउंड, और जब ये ग्रुप सेम टाइप के कंपाउंड हो, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही मिलकर ग्रुप बनाए, और वो H2 जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन गैस, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस, तो एग्जिस्ट करता है ना हाइड्रोजन गैस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलकर के ग्रुप बना लिए आपस में, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और थोड़ा स्टैंडर्ड कहना है तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर डिफरेंट, जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक नाइट्रोजन है, ये समझ सकते हैं ब्लू वाला जो है वो नाइट्रोजन है, और ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, NH3 क्या बना, NH3 अमोनिया, यानी एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाया, एक क्या बनाया, मॉलिक्यूल। तो इसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब जब एटम जो है,
वो डिफरेंट एलिमेंट का हो और ग्रुप बनाए तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप के एटम एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। जब सेम काइंड ऑफ एलिमेंट के एटम जब सेम काइंड ऑफ एलिमेंट के एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हल्का सा डेफिनेशंस कि व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स मैंने बता दिया, मॉलिक्यूल इज अ जनरल ग्रुप। What is it? It is a group of two or more than two atoms that chemically bonded together, जो कि केमिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब किसी भी जो मैटर है, ठीक है, किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। एक्सेप्ट एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का बात नहीं हो रहा है, वहां पे तो एटम हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इन जनरल बस समझिए कि किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल। जैसे वाटर एक मैटर है तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट है वो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ठीक है, यानी जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल है इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पूरे वाटर का जो भी प्रॉपर्टीज है वो उसको शो करता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है, विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। चलिए अब यहाँ पे मैंने वही जो बताया कि मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड फर्दर इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। होमोएटॉमिक मतलब कंटेनिंग एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स, ठीक है। हेटेरोएटॉमिक जिसको हम लोग कंपाउंड्स भी कहते हैं, व्हाट वी कॉल कंपाउंड, इसका मतलब क्या है, कंटेनिंग द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे देखिए H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बना, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के NaCl बना, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे देखिए 3 डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोएटॉमिक। लेकिन अगर वही बात करते हैं हम लोग होमोएटॉमिक का, तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन मिलकर के, 2 ऑक्सीजन मिलकर के, 3 ऑक्सीजन मिलकर के भी, और सल्फर का 8 एटम मिलकर के और फास्फोरस का 4 एटम मिलकर के क्या बना रहा है, ये लोग सेम टाइप ऑफ एटम से मिले हुए हैं आपस में और मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं होमोएटॉमिक, ठीक है। तो अब बात ये है कि होमोएटॉमिक तो हम लोग कहें कि भाई हाइड्रोजन जो है वो 2 रहेगा तो ग्रुप बन जाएगा, ऑक्सीजन का भी 2, लेकिन देखिए फास्फोरस का 4 है, सल्फर का 8 है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि एटोमिसिटी, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वही इसका मतलब है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग अभी डिस्कस किया कि भाई हाइड्रोजन का 2 क्यों है, तो देखिए इसको समझना है। जैसे हमने पहले बात किया आर्गन और हीलियम, ये लोग भाई अकेले रह सकते हैं, देखिए अकेले है ना, इसके नीचे जो नंबर लिखा होता है ना, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के नीचे क्या है 2, तो ऑक्सीजन के नीचे 2 है मतलब 2 ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल बनाता है। हाइड्रोजन में क्या करता है, 2 हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल बनाएगा। फास्फोरस क्या करेगा, 4 फास्फोरस एक मॉलिक्यूल बनाएगा और 8 सल्फर एक मॉलिक्यूल बनाएगा। इसका मतलब यह है कि आर्गन जो है इसको ग्रुप बनाने के लिए किसी अदर आर्गन एटम का जरूरत नहीं होता है। एक आर्गन एलिमेंट का एटम अकेले ही बोलेगा हम ग्रुप बना लिए, हमको जरूरत नहीं है, ये मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे होमोएटॉमिक। सेम कहानी हीलियम भी करता है, इसलिए हीलियम और आर्गन, इवन जो उधर टोटल 6 एलिमेंट्स थे ना सारे, वो लोग हो गए मोनोएटॉमिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोबल गैसेस, पीछे भी पढ़े थे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में। तो ऑक्सीजन क्या होगा ना, जब 2 ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये लोग बना लेगा ऑक्सीजन गैस। क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस, जो हमारा एटमॉस्फेयर में है, वाटर वगैरह में भी डिसॉल्व होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन गैस। और ये डाइएटॉमिक है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसको 2 सेम टाइप के यानी 2 ऑक्सीजन का एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाया, तो ये डाइएटॉमिक है। फिर हाइड्रोजन गैस जो है H2 का मतलब क्या होता है, H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है भाई, तो ये 2 हाइड्रोजन गैस मिलकर के 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर के एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाया और 2 मिला था, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डाइएटॉमिक, ठीक है। फास्फोरस जो है ये जब 4 मिलते हैं ना, जब 4 फास्फोरस मिलेगा तभी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस बनता है, इसलिए 4 है तो 4 को हम लोग बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक। क्या बोलते हैं, टेट्रा। और 4 एटम मिलके बन रहा है तो एटॉमिक। सल्फर क्या है भाई, 8 है, तो आप बोलो इसी तरीके से कितना बोले हम लोग, पहला तो 1 रहेगा तो मोनो, 2 रहा डाई, 3 रहा तो ट्राई, 4 रहा तो टेट्रा। अब लेकिन इतना ज्यादा है तो जब भी ज्यादा होता है ना 4 से ज्यादा, तो एक सिंपल वर्ड यूज करते हैं पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है,
ढेर सारा, पॉली का मतलब ढेर सारा, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना पॉलिनोमियल्स, उसमें कितने सारे x का पावर 10, x का पावर 9, x का पावर 8 ऐसा लिखा होता है, ढेर सारा पावर होता है, तो उसको क्या कहते हैं मैथ्स में, पॉलिनोमियल्स। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं, तो इसको क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक। ठीक है, तो ये होता है एटोमिसिटी, मतलब होमो एटॉमिक आयंस जो है, मतलब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है, यानी जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल बनाए, ग्रुप बनाए, ताकि वो लोग एग्जिस्ट कर सके, उसको हम लोग कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन किसमें कितना एटम चाहिए मॉलिक्यूल बनाने के लिए, किस एलिमेंट को कितना एटम चाहिए, वो उसका एटोमिसिटी कहलाता है, वही उसका एटोमिसिटी कहलाता है। यानी एटोमिसिटी का डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक भी जो है आपका क्लियर हो गया होगा एटोमिसिटी का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हेट्रोएटॉमिक आयंस का। किसका बात करेंगे, हेट्रोएटॉमिक्स। तो देखो हेट्रोएटॉमिक्स होता क्या है कि ये लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के साथ मिलके बनते हैं, मतलब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बनेगा, ठीक है, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ बनेगा। तो आखिर जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग ये जब डिस्कस करते हैं कि भाई हाइड्रोजन है, मान लीजिए हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या बना रहा है, वाटर। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन क्या बनाया, वाटर बनाया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको ये कैसे याद रखना होगा कि भाई दो ही होगा या इधर एक ही होगा। जैसे हम लोग NaCl का बात करते हैं, तो इसमें एक ही सोडियम होगा, एक ही क्लोरीन होगा, ये हम लोग को कैसे पता चलता है। तो ये क्या है, कंपाउंड। ये क्या है, कंपाउंड। और कंपाउंड बनता कैसे है, तो कंपाउंड बनता कैसे है, इसके लिए हमको चाहिए सीखना वैलेंसी। क्या सीखना है, वैलेंसी। और वैलेंसी से भी पहले हमको क्या सीखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सीखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे तब हम लोग सीखेंगे वैलेंसी। ठीक है, और जब वैलेंसी सीखेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे, कंपाउंड बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कंपाउंड बनाना सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंपाउंड बनाना सीखना स्टार्ट करते हैं, मतलब कंपाउंड कैसे बनता है ये हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एटम जो है वो क्या क्या चीज है एटम में। तो एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये पढ़े हो ना, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो ये एक्चुअली ना एटम, समझिए एटम किस चीज से बना है, तो एटम में होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन चीज होता है। जो नेक्स्ट लेसन में यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग को पढ़ना है पूरा डिटेल्स में, इन डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। फिलहाल समझिए जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब किसी भी एटम में प्रोटॉन जो है वो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि ये जो होता है ये नेगेटिव होता है और ये जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा आप कंफ्यूज नहीं हुई, अगले नेक्स्ट लेसन में हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे ये सब के बारे में। फिलहाल समझिए कि जितना एटॉमिक नंबर है उतना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। मतलब किसी का भी अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब उसमें एक प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी है। हीलियम का अगर एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब उसमें दो प्रोटॉन है, और दो प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, दो ही होगा। लिथियम में अगर 3 एटॉमिक नंबर है लिथियम का, इसका मतलब उसमें क्या है, 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, मतलब एटम जो है वो तीन चीज से बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो जितना प्रोटॉन होता है, जितना किसी का एटॉमिक नंबर होगा वही उसका प्रोटॉन होगा, और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्बिट्स में चलते हैं। ठीक है, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, हल्का सा समझिए, जिसको हमको नेक्स्ट लेसन में और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है। कि ये हो गया आपका बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये सब बीच में रहेंगे, और फिर ऑर्बिट होता है। ठीक है, ये इस तरीके से ऑर्बिट होता है। ठीक है, ये ऑर्बिट है, सॉरी, हाँ ये
एक और ऑर्बिट हो गया, ठीक है, और एक और ऑर्बिट हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं, ये तो आपका मान लीजिए न्यूक्लियस है, क्योंकि बीच में न्यूक्लियस का मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में चिपक के रहता है, ठीक है। वो लोग भाई भाई है, ज्यादा फ्रेंडशिप है, वो लोग चिपक के रहता है। और इस ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैंने इधर डार्क सर्कल बना रहा हूँ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से घूमते रहता है। तो ये जो ऑर्बिट है जिसपे घूमेगा, ऑर्बिट मतलब रास्ता जिसपे घूमेगा, उसका भी नाम है के, सेकंड वाला का नाम एल, थर्ड वाला का एम, और फोर्थ वाला का एन, यानी के एल एम एन। ये क्या है, इसका ऑर्बिट का नाम है, ठीक है, जिसमें क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। के एल एम एन क्या है, ऑर्बिट का नाम है जिसमें क्या घूमते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो अब हम लोग को ये पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में घूमता है। तो अब ये जानना है कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो देखिए, के है, एल है, एम है, और एन है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। तो जैसे देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक है, एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का, एक है। और दूसरा एक लेते हैं एग्जांपल ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। तो ये जो पहला ऑर्बिट है के ऑर्बिट, इसमें कितना होगा, दो ही एलिमेंट रह सकता है, मैक्सिमम कितना रह सकता है, मैक्सिमम दो। सेकंड वाला जो है एल, इसमें मैक्सिमम कितना रह सकता है, 8, ठीक है। और थर्ड वाला का मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। आप यहाँ n की जगह एक पुट करिए, तो 2 इंटू वन का स्क्वायर विच इज 2। अगर आप 2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है 8, और आप 3 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 18। मतलब इस तरह का रूल होता है कि 2 होगा, 8 होगा, 18 होगा, और फिर मान लीजिए आप 4 पुट करते हैं तो 16 यानी 32 क्या होगा इसमें, मैक्सिमम 32। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है 2n² पता करने का। अगर आप 1 रखते हैं तो वो के ऑर्बिट का हो गया, 2 रखते हैं एल ऑर्बिट का हो गया, 3 रखते हैं तो एम ऑर्बिट का हो गया, और 4 रखते हैं तो एन ऑर्बिट का हो गया, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम 2 रह सकता है। तो देखिए हाइड्रोजन का तो एक ही है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे। ऑक्सीजन के केस में देखिए टोटल कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो के में 2 रहेगा और बाकी 6 इसमें रहेगा। कोई दिक्कत। तो देखिए इन जनरल तो मैक्सिमम 2, 8 और 18 और 32 ये होते हैं, मतलब मैक्सिमम रख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इसमें हम लोग हर एक ऑर्बिट में 8 रखेंगे। पहला वाला में तो 2 रखेंगे, के में 2 रखेंगे, लेकिन एल में भी मैक्सिमम 8 रखेंगे, एम में भी मैक्सिमम 8 रखेंगे, और एन में भी मैक्सिमम 8 रखेंगे, ठीक है। देखिए अभी हम लोग सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अभी हमने क्या सीखा कि एटम जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। प्रोटॉन क्या होता है, तो जितना आपका एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जितना भी केमिकल रिएक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ काम नहीं करता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर के उधर जाते हैं, कुछ उधर के इधर आते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि भाई ऑर्बिट में है, घूम रहा है ये सब, तो किस ऑर्बिट में कितना रहता है, ठीक है, और कितना उसको एटम चाहिए या कितना वो एटम देगा, जो हम लोग वैलेंसी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टफ है ये टॉपिक, लेकिन कुछ है नहीं, एकदम इजी वे में चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नेम ऑफ एलिमेंट्स दिया है, ठीक है। यहाँ एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास का मतलब इतना प्रोटॉन और इतना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन तो पार्टिसिपेट करते नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। सॉरी, एटॉमिक मास नहीं, मैंने गलत कर दिया। ये जो आपका है एटॉमिक नंबर, ये क्या है आपका, ये जो सीरियल नंबर दिख रहा है ना 1 से 15, यही है इसका एटॉमिक नंबर। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया। और इलेक्ट्रॉन्स किस में चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं ऑर्बिट में। पहला ऑर्बिट का नाम के, दूसरा का नाम एल, और तीसरा का एम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के एल एम एन, ठीक है। इसको
ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए अब देखिए हाइड्रोजन का टोटल एटॉमिक नंबर क्या है 1, यानी इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो पहला में 2 रखना है और बाकी सब में हम लोग क्या रखेंगे 8 रखेंगे, बाकी सब में मैक्सिमम कितना रखेंगे 8। तो 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। हीलियम में कितना रखेंगे 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे। लिथियम का 2 और 1, क्योंकि इसमें तो 2 से ज्यादा नहीं होगा तो इसलिए अगला चला गया 1 में। बेरिलियम में कितना है भाई 4 है, यानी 2 इधर 2 इधर। बोरोन का कितना है 5, यानी 2 इधर 3 इधर, ठीक है। कार्बन का कितना है 6, यानी पहला में तो 2 ही होगा मैक्सिमम और इसमें क्या हो गया 4, ठीक है। तो ये अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको सीखना है वैलेंसी। हमको क्या सीखना है वैलेंसी, और वैलेंसी सीखने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन में पहला में तो 2 होगा और सेकंड में 5। ऑक्सीजन में क्या होगा, फर्स्ट में 2 और सेकंड में 8। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा 2 7। नियोन का देखिए 2 8, और जब सोडियम का बात करेंगे तो 2 हो गया पहला में, सेकंड में 8 हो गया और थर्ड में क्या होगा 1, क्योंकि देखिए 2 8 10 और टोटल इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन है 11। यानी पहला तो 2 हो गया, सेकंड में 8 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, और थर्ड में क्या हो जाएगा 1, 2 8 1, यानी कि 11। मैग्नीशियम का देखिए पहला में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 2। देखिए 2 और 8 10 हो गया और फिर 2 12। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का 2 8 3 हो गया, और इसका बात करें सिलिकॉन का तो इसका हो गया 2 8 4। फास्फोरस का क्या हो जाएगा 2 फिर 8 5, ठीक है। चलिए ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया KLMN मेथड से, ठीक है। हालांकि हायर क्लासेस में आप लोग दूसरा तरीका सीखेंगे SPDF, लेकिन फिलहाल समझिए KLMN जो आपका 9 और 10 के लिए सफिशिएंट है। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे फर्स्ट 15 एलिमेंट्स का कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि वैलेंसी क्या होगा भाई। तो देखिए वैलेंसी होता क्या है, वैलेंसी का मतलब है कि आपको कितना एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, मतलब आप कितना दे सकते हैं या ले सकते हैं, मतलब कितना ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मतलब ये जो है ना एक्चुअली क्या है, एलिमेंट्स स्टेबल नहीं होने का मतलब है कि अगर आपको K में चाहिए 2 लेकिन अगर आपके पास 2 नहीं है तो आप स्टेबल नहीं है। 8 में चाहिए 8, अगर आपके पास 8 नहीं है तो आप स्टेबल नहीं है। और M में भी चाहिए 8, अगर आपके पास 8 नहीं है तो आप स्टेबल नहीं है। मतलब आपको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। रिएक्शन क्यों होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। रिएक्शन क्यों होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में एक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट एक है तो ये दे भी सकता है या ले भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या है वैलेंसी 1 होगा। यहां पे देखिए इसका के ग्रुप में हीलियम का मैक्सिमम के में कितना होना चाहिए 2, और इसका 2 है, इसका मतलब इसका कोई वैलेंसी नहीं हुआ 0। क्यों, क्योंकि इसको कुछ चाहिए ही नहीं। इसको अपना कंप्लीट करने के लिए कोई चीज चाहिए क्या, नहीं। पहला ऑर्बिट में 2 होना चाहिए, 2 इसके पास है। सेम चीज देखिए नियोन के साथ। नियोन में देखिए फर्स्ट में 2 है, एकदम सही है, कंप्लीट है। सेकंड वाला ऑर्बिट 8, और देखिए एम ऑर्बिट में कितना होना चाहिए 8, यानी इसका भी वैलेंसी क्या हो गया 0। जिसका भी 8 होगा लास्ट ऑर्बिट में, जिसका भी लास्ट ऑर्बिट में 8 होगा उसका वैलेंसी क्या होगा 0 होगा। चलिए अब बात करते हैं लिथियम का। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट तो इसका कंप्लीट है, लेकिन एल क्या है, इसका लास्ट ऑर्बिट है। इसका लास्ट ऑर्बिट क्या है एल। अब इसको 8 एलिमेंट होना चाहिए था, क्योंकि एल में कितना हो सकता है 8, लेकिन 8 तो है नहीं, इसके पास कितना है 1 है। तो यानी अगर इसको 8 चाहिए तो इसको लेना होगा 7, लेकिन 7 कोई भी एलिमेंट इसको देगा नहीं देगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी इसका वैलेंसी 1। सेम चीज देखिए बेरिलियम में। बेरिलियम का कितना है लास्ट ऑर्बिट में 2, और इसको चाहिए कितना 6 चाहिए, तो 6 तो कोई नहीं देगा, तो इसलिए ये क्या करता है 2 खुद दे देता है, तो इसका वैलेंसी हो गया 2, ठीक है। बोरॉन का लास्ट ऑर्बिट में कितना है 3, चाहिए कितना 5, तो 5 तो कोई देगा नहीं, तो ये 3 खुद दे देगा। अब देखो कार्बन का है 4, तो ये 4 ले भी सकता है दे भी सकता है, तो 4 हो गया। अब देखो इसके पास है 5, यानी सिंपल समझिए कि 4 से अगर कम है तो वो ले नहीं सकता, उसको देना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, तो आप हमसे मान लीजिए 5-10 रुपया मांगोगे तो दे सकते हैं, लेकिन आप हमसे 70-80 रुपया मांगेगा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब हम जो भी देंगे हम सोचेंगे कि आपको कुछ कम दे। तो 4 से कम रहता है तो ये लोग क्या करते हैं दे देते हैं, क्योंकि उनको मिल नहीं सकता है। और जब 4 से ज्यादा होगा तो ये लोग दूसरे से ले लेते हैं। जैसे कि देखिए नाइट्रोजन का लास्ट ऑर्बिट में कितना है 5, तो इसको कितना चाहिए 3, तो 3 इसको कोई भी दे सकता है, ठीक है। मतलब 4 से कम ही देगा, 4 से ज्यादा कोई नहीं देगा। ये इसका देखिए लास्ट ऑर्बिट में, यानी ऑक्सीजन का लास्ट ऑर्बिट में कितना है 6, तो इसको 8 कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए 2 चाहिए, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 2। फ्लोरीन का देखिए लास्ट में कितना है 8,
यानी 8 कंप्लीट होने के लिए इसको कितना चाहिए 1। फ्लोरीन का लास्ट में कितना है 7 और इसको 8 होने के लिए कितना चाहिए 1, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया 1। और यहाँ पे तो देखिए इसका लास्ट ऑर्बिट में 8 है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए क्योंकि ये 8 है ही, तो इसलिए इसका वैलेंसी क्या हो गया 0। ठीक है, किसका नियोन का। अब वही बात करते हैं सोडियम में, तो सोडियम देखिए पहला तो कंप्लीट है, सेकंड वाला कंप्लीट है, लेकिन इसका लास्ट ऑर्बिट एल नहीं बल्कि क्या है एम, क्योंकि लास्ट में तो ये है ना, लास्ट में कितना है 1। अगर मान लीजिए इसको कंप्लीट करना हो ऑक्टेट अपना तो 7 मांगेगा, तो 7 तो कोई देगा नहीं, तो ये अपना वाला खुद दे देगा, और खुद देने के बाद ये 1 अगर हट जाता है तो देखिए 2 और 8 कंप्लीट हो गया ना लास्ट ऑर्बिट। सेम चीज अगर ये 2 अपना दे दे, खुद दे दे, तो ये देखिए पहला ऑर्बिट ये और सेकंड वाला ऑर्बिट 8, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया। सेम तरीके से यहाँ पे एल्युमिनियम है, ये 3 को दे देगा, जब 3 दे देगा तो 3 इसके पास बचेगा नहीं, तो वो क्या हो गया इसका लास्ट ऑर्बिट में 8 आ गया, और ये 3 क्या हो गया इसका वैलेंसी हो गया। यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 के लिए क्या बोले 4 ही होगा। 5 है तो ये क्या करेगा, ये देगा नहीं क्योंकि 5 नहीं देगा कोई, 4 से ज्यादा कोई नहीं देता है, तो ये क्या करेगा किसी और से 3 ले लेगा, तो ये इसका हो गया वैलेंसी, ये क्या हो गया वैलेंसी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट 15 एलिमेंट्स का वैलेंसी सिखाया है आपको, आप इसका प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मतलब फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए और उसका वैलेंसीज निकालिए। हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका एक से ज्यादा वैलेंसी होता है, जैसे आयरन है, कॉपर है, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेसन में उसका कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए, तो मतलब अभी आप क्या सीख चुके हो, अभी आप एटम क्या होता है ये जान चुके हैं। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है ये जान चुके हैं। इसके बाद मॉलिक्यूल्स क्या होता है ये जान चुके हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। ठीक है, एक आपका होमो एटॉमिक हो गया और एक हेटेरो एटॉमिक हो गया। फिर हम लोग होमो एटॉमिक में वो लोग क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बनाने के लिए उसमें क्या जरूरत होता है, एटोमिसिटी। क्या जरूरत होता है, एटोमिसिटी। और जब हेटेरो एटॉमिक यानी जब कंपाउंड बनाते हैं, हेटेरो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट मिलकर के क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या सीखना जरूरी था, वैलेंसी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया। ठीक है, और वैलेंसी सीखने के बाद हम लोग अब आते हैं केमिकल फॉर्मूला, कि आखिर केमिकल फॉर्मूला हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि इसके लिए हमको कोई भी 2 एलिमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे आसान सा लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है 1 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है 2 है। तो इस तरीके से क्रॉस कर दीजिए इसको, यानी H के पास चला गया 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी इसको H2O लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, H2O। और ये H2O क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, केमिकल फॉर्मूला किसका, वाटर का। H2O किसका हो गया केमिकल फॉर्मूला, वाटर का। चलिए अब देखिए लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का C, ऑक्सीजन का O। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है 4 वैलेंसी, अभी हम लोग वैलेंसी सीखे, इसका वैलेंसी कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, कर दिए तो क्या आएगा C, ये 2 चला जाएगा C के पास 2 और O के पास ये 4 चला गया। लेकिन देखिए ये 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन गया CO2, क्या बन गया C, ये 2 से इसको डिवाइड किया और 2 से इसको, तो 2 से 2 कट गया तो C1 और ये 2 से कटा तो यहाँ पे 2 CO2। CO2 क्या है केमिकल फॉर्मूला किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए आप सोडियम लीजिए और आप क्लोरीन लीजिए। तो सोडियम का वैलेंसी क्या है 1, क्लोरीन का वैलेंसी क्या है 1। तो क्या करना है, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा Na1Cl1, यानी क्या हो गया आपका NaCl। NaCl क्या है केमिकल फॉर्मूला किसका, सोडियम क्लोराइड का, यानी खाने वाला नमक का, जो नमक आप लोग खाते हैं ना घर में, वही है सोडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला इस तरीके से बनाते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल तो मैंने ये समझा दिया कि बना कैसे रहे, वैलेंसी का जरूरत क्यों है या वैलेंसी का जरूरत किस जगह पे है केमिकल फॉर्मूला के लिए, ये मैंने बता दिया। तो चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड का, क्योंकि H2O क्या है, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। तो ये क्या है रिप्रेजेंटेशन, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। मतलब अगर हम H2O बना रहे हैं तो इसको 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, कैसे पता चला, वैलेंसी से पता चला। CO2 क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका, CO2 का। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है
मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड या सिंपली कंपाउंड। NaCl क्या है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? सोडियम क्लोराइड का, जो कि क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड या सिंपली कंपाउंड है। ठीक है, तो ये होता है केमिकल फॉर्मूला का मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या है? इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। अगला बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहला वैलेंसीज और चार्जेस ऑन आयंस मस्ट बी बैलेंस। ठीक है, आयंस के ऊपर क्या होगा? ये बैलेंस्ड होगा। आयंस कैसे भाई? तो जैसे देखिए कुछ एलिमेंट जो होते हैं जैसे कि सोडियम है ना, सोडियम एक्चुअली क्या करता है, यहाँ पे आयन होता है, इसमें एक प्लस आयन होता है, क्लोरीन में क्या है? माइनस आयन है। तो देखो इसमें एक प्लस एक माइनस, तो आराम से NaCl बन गया। ठीक है, अगर मान लीजिए यही काम हम करते हैं NH3 में, किसमें करते हैं? NH नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन पे मान लीजिए कि 3 आयन है, 3 का -3 आयन है, और ये क्या है? +1 आयन। हाइड्रोजन पे कितना आयन होता है? +1। तो अब ये क्या करेगा भाई? इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। तो ये क्या बना लिया? NH3। देखिए मतलब दो तरीके से बनते हैं ना, ये जो भी केमिकल फॉर्मूला है दो तरीके से बनेगा, एक तो ये वैलेंसी वाला तरीका से और एक आयन वाला तरीका से। ठीक है, तो आयन वाला जो तरीका है उसको भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, ये बैलेंस है ना, जैसे यहाँ पे 3 माइनस है तो इसमें 3 से प्लस कर दिए, 3 प्लस हो गया और NH3 बन गया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं पहला चीज की वैलेंसीज, यानी वैलेंसी वाला चीज समझ गए, और चार्जेस। चार्जेस जो है वो क्या है? बैलेंस्ड है। वो क्या है? बैलेंस्ड है, बैलेंस हो गया। फिर व्हेन अ कंपाउंड ऑफ फॉर्म्ड मेटल और नॉन मेटल, जब भी मेटल या नॉन मेटल से बनाएंगे तो सिंबल जो है मेटल का फर्स्ट आएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में सबसे पहले हम लोग Ca लिखते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने NaCl लिखा। क्लोरीन था, क्लोरीन को पहले क्यों नहीं लिखे? ClNa क्यों नहीं लिखे? क्योंकि Cl जो है वो नॉन मेटल है, यानी क्लोरीन नॉन मेटल है और सोडियम मेटल है, इसलिए सोडियम को मैंने पहले लिखा। अगर कॉपर ऑक्साइड होता है तो Cu को पहले रखते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग पॉली एटॉमिक आयंस यूज करते हैं तो जो आयंस है उसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं। जैसे कि NH4 एक आयन है, इसको अलग ब्रैकेट में रखेंगे, और SO4 अलग, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग कंपाउंड भी हैं और ये दोनों आपस में रिएक्ट भी कर रहे हैं, मतलब ये एक अलग आयन है और OH एक अलग आयन है। तो यहाँ पे COH का होल ट्वाइस है, जब उसको रखेंगे तो OH को ब्रैकेट में एनक्लोज करके रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है तरीका केमिकल फॉर्मूला लिखने का। ठीक है, जिसमें आपको मोस्टली क्या चाहिए? वैलेंसीज मालूम होना चाहिए। वैलेंसीज का यूज करके मैंने सिखा दिया। कुछ भी आपको दिक्कत होता है तो आप हल्का सा बैक करके देखिए दोबारा, जब तक समझ में नहीं आए आगे मत बढ़िए। ठीक है, अगर आप सीखना चाहेंगे तो सीख जाएंगे, और मैं आपको ये गारंटी देना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। जो आप थंबनेल पे भी देखे होंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा सही से कंप्लीटली वॉच करते तो। ठीक है, ये नहीं कि भगा भगा के स्किप कर करके देख रहे हैं तो कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनता कैसे ये सीख चुके हैं। ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हम लोग डिस्कस किए ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। कुछ और चीज जैसे कि यहाँ पे मैंने CO2 लिखा, तो यहाँ पे 2 छोटा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं CO बड़ा 2 नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग सब इसके लिखते हैं ना, CO2 छोटा 2 लिखते हैं। तो ये अंडरस्टूडेबल है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए अगला, यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि H2S है ना, तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं H2S। तो देखिए यहाँ पे 2 क्या हुआ, ये 2 चला गया हाइड्रोजन के पास यानी H2, और यहाँ पे ये देखिए ये दोनों के केस में, और S के साथ यहाँ चला गया तो H2S है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बता दिया। HCl का देखिए एक एक दोनों का वैलेंसी है, क्रॉस करेंगे तो H1Cl1 आएगा और क्या बन जाएगा? HCl। ठीक है, CCl है तो क्या बनता है? यहाँ पे देखो क्लोरीन का कितना होता है 1 और कार्बन का कितना है 4, तो ये क्रॉस करेंगे तो कार्बन का 1 आ गया, क्लोरीन का कितना आ गया 4, तो क्या बन जाएगा? C1Cl4, या फिर 1 तो लिखते नहीं है तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे? CCl4। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे अगला वाला में क्या है? Mg और Cl है। Mg का कितना होता है 2, क्लोरीन का कितना होता है 1, क्रॉस कर दीजिए भाई, तो Mg का हो गया 1 और Cl का हो गया 2, लेकिन 1 तो लिखते नहीं है तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसका क्या लिखेंगे? 1 को हटा देंगे और MgCl। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम चीज है एल्युमिनियम के लिए। ठीक है, किसी भी चीज के लिए सेम है। ठीक है, आप इसको थोड़ा स्टॉप करके देख लीजिए, वीडियो को हल्का सा पॉज कर दीजिए, देखिए, और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे अगले टॉपिक पे। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम लोग एटम्स के बारे में समझ चुके हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होता है समझ चुके हैं, कंपाउंड क्या होता है समझ चुके हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला कैसा लिखा जाता है ये भी समझ चुके हैं, वैलेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीजें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी सीखा था एटम्स का
मास कैसे होता है, इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं एटॉमिक मास। क्या सीखे हैं? एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि देखिए बहुत ही आसान है निकालना, H2O। तो हाइड्रोजन का मास कितना है? मैंने आपको दिखा जो स्लाइड दिखाया था, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं भी लिया है तो आप उसको बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको याद करना होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन का मास है 1, हाइड्रोजन का मास है 1, लेकिन हाइड्रोजन तो 2 है, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है भाई? तो ऑक्सीजन का 16। देखो 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18। मतलब टोटल मॉलिक्यूल का मास यानी टोटल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना हो गया? 18। ठीक है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, लेकिन इसमें 2 है तो 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, और यहाँ 16 का 16 यानी 2 प्लस 16 विच इज 18। तो 18 क्या है? ये है मॉलिक्यूलर मास, किसका? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का। ठीक है, इसी तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड का ले सकते हैं। तो कार्बन का कितना है भाई? तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 16 है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2। तो कितना हो गया? 12 और प्लस 32 विच इज 44। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44। यही होता है मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास एटम का मास था, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स का मास होता है। ठीक है, यानी इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। जितने भी एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स में, सबका मास क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। चलिए, तो मॉलिक्यूलर मास भी क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं अगला, अगला फॉर्मूला है भाई, सॉरी अगला टॉपिक है फॉर्मूला यूनिट मास। कुछ नहीं है, ये होता है आयनिक कंपाउंड के लिए। जैसे NaCl क्या है भाई? ये एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो अब देखिए सोडियम का कितना है एटॉमिक मास? 23। कहां से आया? तो याद करना पड़ेगा, और कोनो तरीका नहीं है। ठीक है, कैल्शियम का 35.5, इसको ऐड कर दीजिए, दोनों में एक एक ही है ना, तो इसलिए एक, अगर किसी का 2 रहता तो इंटू 2 करना होता, लेकिन एक ही है तो आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 58.5। मतलब जो चीज मॉलिक्यूलर मास है वही चीज फॉर्मूला यूनिट मास है। बस फॉर्मूला यूनिट मास आयंस एंड एटम्स, मतलब जो एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस होता है, या कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड जो होता है, जो आयनिक कंपाउंड होता है जो आयन से बनता है, उसके लिए होता है। मतलब हम लोग अगर बात करें दोनों का फंडामेंटल या दोनों का बेस का, तो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास बोथ आर सेम, देयर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। चलिए, यहां तक हम लोग समझ गए हैं। अब बात करते हैं आयंस की। आयंस क्या आता है? अभी देखें, अभी अभी भी हम लोग को मिला था ना कि आयनिक कंपाउंड कुछ, तो आयंस क्या होता है हम लोग तो डिस्कस ही नहीं किए। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जितने भी एटम्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली, एटम्स नहीं करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? आयंस और दूसरे मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं? आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कितने टाइप का होता है भाई? तो मॉलिक्यूल्स देखा था होमो और हेट्रो। ठीक है, तो होमो भी समझ चुके हैं, हेट्रो भी समझ चुके हैं। अब ये आयन बच गया था, आयन बच गया था। ठीक है, तो अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आयंस जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आयंस भी समझ में आएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले समझिए आयंस है क्या। तो आयंस को हम लोग डिफाइन करते हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर क्या हो? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, जिसके ऊपर क्या हो? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। जैसे देखिए यहाँ पे था ना, एटम्स जो है वो किस में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एटम्स जो है वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखिए वापस पीछे वाला स्लाइड में लाया हूं आपके लिए। एटम्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट 6 एलिमेंट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। तो ये क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे या फिर आयंस बनाएंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? सारा चीज समझ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे आयंस क्या होता है, यानी ये वाला, ये आयंस क्या है। तो आयंस के लिए अभी मैंने क्या बताया? इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें क्या होता है? हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है। सम पॉजिटिवली चार्ज आयन, जैसे कि सोडियम के ऊपर 1 प्लस है। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम के ऊपर प्लस है, देखिए कैल्शियम के ऊपर प्लस है, एल्युमिनियम के ऊपर प्लस है। ये सब क्या है? पॉजिटिव आयन है। और पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या कहते हैं? एक और नाम है, जितने भी पॉजिटिव आयन है उसको कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं? कैटायन। और कुछ नेगेटिव चार्ज आयन है, जैसे क्लोरीन है ना, सल्फर, हाइड्रोक्साइड आयंस, सल्फेट आयंस, ये भी आपके बुक्स में है, याद कर सकते हैं। ठीक है,
और नहीं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे सोडियम था ना, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बताया था कि सोडियम का कितना है भाई, एटॉमिक नंबर 11, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, 1 किसी को दे देता है। अगर सोडियम है तो ये है, लेकिन सोडियम प्लस का मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 है वो किसी को दे दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम प्लस। अब देखो, अब इसका लास्ट में 8 है, मतलब ये अभी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये क्या करते हैं, पहले आयंस बना करके फिर रिएक्शंस भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बात? तो यही होता है सोडियम प्लस का मतलब, ठीक है। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस, इसका मतलब ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन का लास्ट ऑर्बिट में होता है 7, क्लोरीन का लास्ट ऑर्बिट में होता है 7, तो ये क्या करेगा, 7 किसी को देगा, नहीं देगा, ये 1 लेगा, तो 1 लेता है तो इसके ऊपर माइनस का, जो भी कर्जा लेता है उसके ऊपर माइनस का साइन होता है। कर्जा लीजिएगा तो आपका क्या होता है, क्रेडिट घटता है ना जी। तो सेम चीज है, क्रेडिट घटने का मतलब माइनस, और जो देने वाला बंदा वो बोलेगा भाई हम तो दिए हैं, है ना, तो दिए हैं तो इसलिए प्लस, और अगर आप लिए हैं तो माइनस, ठीक है। यहाँ पे कुछ आयंस के चार्ज उसको लिख दिया है मैंने, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार देखिए वीडियो को। एक बार समझ में नहीं आता, मैं बार बार कह रहा हूँ, बैक करके रिपीट करके देखिए, जब तक समझ में नहीं आए आगे मत बढ़िए, ठीक है। समझ में 100% आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन कहते हैं, लेकिन भाई ये नेगेटिव वाला का भी कोई नाम है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल है, उसका नाम है एनायन। क्या नाम है, एनायन। मतलब जो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसको कैटायन कहते हैं। मान लीजिए कोई आपसे डेफिनेशन पूछे, ठीक है, कोई भी बंदा उठे और आपसे बोल रहे बताओ भाई केमिस्ट्री पढ़ता है 9 क्लास में, कैटायन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सम पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड एनायन। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए, तो आयन समझ में आ गया आपको। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का क्या बनता है, देखिए सेम वही कंसेप्ट है, जैसे कि सोडियम का 1 प्लस है और कार्बोनेट का क्या है 2 माइनस, तो क्या बन जाएगा, ये 2 इधर चला गया, ये 1 इधर आ गया, तो Na2CO3। सेम चीज है, देखिए ये 2 माइनस मतलब ये एल्युमिनियम के सिंपल, देखिए यहाँ 2 और ये 3 है, तो यहाँ सेम उसी तरीके से कैल्शियम का क्या होता है, इसका आयन कितना बनेगा 2 प्लस, OH का क्या बनेगा 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस होगा, तो देखिए Ca, कैल्शियम के पास 1 2, देखिए हो गया बराबर, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं, और इस तरीके से नहीं समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैल्शियम का भैया 2 प्लस है और OH का कितना है माइनस है, तो सिंपल सा बात है, ये तो 2 प्लस है और ये माइनस है, यानी 2 से इसको इंटू कर दो तो ये भी 2 माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं बचना चाहिए, कोई भी चार्ज नहीं बचना चाहिए, तो क्या बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, सिंपल सा चीज है। अगर आप वैलेंसी वाला समझ गए हैं तो ये भी समझ जाइएगा, दोनों में से कोई भी एक तरीका है, मतलब ये जो है पावर वाला तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब Ca का पावर, चलिए और आसान कर, चलिए इसी को एग्जांपल देख लेते हैं कि Ca का अगर 2 प्लस है और O का 2 माइनस है, तो इसको हम लोग CaO कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 प्लस है 2 माइनस है, कुछ एक्स्ट्रा डालने का जरूरत पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम लोग लेंगे Ca और Cl, तो Ca का 2 प्लस है, इसका क्या होता है 1 माइनस, तो यहाँ पे इंटू 2 करना होगा, तो यानी कितना हो गया Ca और Cl 2। या तो ये तरीका याद रखिए और नहीं तो दूसरा कि Ca Cl, यहाँ पे Ca का कितना है 2 प्लस, यहाँ पे कितना है -1, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी कर दीजिए Ca और यहाँ पे Cl, तो ये 2 Cl के पास चला गया तो भी CaCl2 बना। आप दोनों में से कोई एक तरीका को समझ लीजिए सही तरीके से और उसको फॉलो करिए, जो भी आपको आसान लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग लास्ट कंसेप्ट जो है हम लोग का वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है मॉल कंसेप्ट। क्या है, मॉल कंसेप्ट। सबसे टफेस्ट टॉपिक जो बच्चे लोग मानते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, इसलिए नहीं है, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर मोल कंसेप्ट है क्या, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे कि मोल कंसेप्ट क्या है। तो सिंपली आप ये समझिए, सबसे आसान भाषा में अगर समझना है तो अगर आपसे बोले कि 1 पेयर में कितना सामान होता है तो आप क्या बोलिएगा 2। अगर हम पूछे 1 डजन में कितना सामान होता है तो आप क्या बोलिएगा 2, 2 बोलिएगा, नहीं आप बोलेंगे 12, ठीक है। मतलब अगर हम आपसे पूछेंगे 1 पेयर में कितना सामान होता है आप बोल दीजिएगा 2, लेकिन हम पूछेंगे 1 डजन में कितना सामान होता है तो आप क्या बोलिएगा 12। सेम चीज है मोल के साथ, सेम चीज क्या है मोल के साथ, जैसे डजन होता है पेयर होता है, वैसे ही क्या है एक कंसेप्ट है मोल, एक कंसेप्ट क्या है मोल, ठीक है। तो मोल क्या होता है भाई, तो समझिए, अगर कोई बोले
आपसे कि 1 डजन बनाना चाहिए, तो आप उससे क्या समझते हैं? आप इस स्टेटमेंट से आप समझते हैं कि 1 डजन बनाना यानी आपको 12 बनाना देना है। ठीक है, मतलब कोई आपसे बोले 1 डजन बनाना, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? 12 बनाना। अगर कोई बोले 1 डजन कॉपीज, तो आप क्या समझते हैं? 12 कॉपीज। कोई आपसे कहे 1 डजन एग, तो आप क्या समझते हैं? 12 एग्स। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, समझ गए? अब सेम चीज अगर कोई आपसे पूछे 1 पेयर, क्या पूछे? 1 पेयर, जैसे 1 पेयर पेन मान लीजिए, यानी जैसे पेयर ऑफ सॉक्स होता है ना, 1 पेयर सॉक्स यानी 2 सॉक्स। एगो तो पहनेगा नहीं ना, दूसरा में ठंडा मार देगा। कोई बोलेगा 1 पेयर शू, तो क्या होता है? 2 शूज। अगर मान लीजिए कोई 2 पेयर शूज बोला, तो आप क्या बोलिएगा? 2 इंटू 2 यानी कि 4 शू। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो जैसे क्या होता है, एक पेयर में 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। 1 पेयर में कितना ऑब्जेक्ट होता है? 2। और 1 डजन में कितना होता है? तो 1 डजन में हो गया आपका 12। सेम चीज होता है। ठीक है, एकदम पैशंस रखिए, समझ में आएगा, मोल कंसेप्ट एकदम समझ में आएगा। 1 डजन में कितना सामान होता है? 12। 1 पेयर में 2, तो 1 मोल में कितना सामान होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई बोले 1 मोल बनाना, इसका मतलब क्या हो गया? आपको 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बनाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बोले आपसे कि 1 मोल एटम, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। अगर कोई आपसे कहे 1 मोल कंपाउंड, इसको समझिए 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो आपको क्या चाहिए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यही है मोल कंसेप्ट। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 समान को ही क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? 1 मोल। ठीक है, यानी 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये जो नंबर है, ये नंबर, इसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। ठीक है, चलिए, तो और हम लोग इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि 1 मोल में, ये तो पता चल गया 1 मोल में कितना सामान होता है भाई? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, आपको कोई भी चीज चाहिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो आप उसको क्या कह सकते हैं? 1 मोल। क्या कहेंगे? 1 मोल। ठीक है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पता है क्या? वो आपको बताने वाला हूं मैं। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, तो उसमें पता है हाइड्रोजन एटम कितना होगा? वो भी होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, कैसे पता? तो देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, और उसमें हम ग्राम लगा देंगे, तो उसमें टोटल इतना ही पीसेज ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, हाँ, उतना पीसेज ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, अगर कोई कहता है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होगा? 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या चीज? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16 है। सेम चीज, वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है? 18, यानी कोई 18 ग्राम का है, 18 ग्राम ऑफ H2O, तो उसमें कितना होगा टोटल? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होगा। समझ में आ गया बात? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, अगर कोई कहता है कॉपर सल्फेट CuSO4, CuSO4, कॉपर सल्फेट का अगर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल चाहिए, तो उसके लिए आपको कॉपर सल्फेट का क्या निकालना होगा? मॉलिक्यूलर मास। और उस मॉलिक्यूलर मास में आप क्या कर दीजिए? ग्राम लगा दीजिए, तो आपको टोटल कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो बस यही है मोल कंसेप्ट। समझ में आ गया? चलिए,
ठीक है, यही क्या है मोल कंसेप्ट। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ 6.202 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स वेदर इट इज एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन, कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो वो 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स कैरी करेगा ऑफ एनी एटम, ऑफ एनी मॉलिक्यूल और ऑफ एनी आयंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसको क्या कहते हैं, अ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब 1 मोल ऑफ एटम मतलब इतना एटम, ठीक है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मतलब 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, जिसको कुछ लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और लास्ट में वही ग्राम वाला, ठीक है, कि 1 मोल ऑफ एटम्स एलिमेंट हैज अ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो भाई जो उसका एटॉमिक मास है उसमें लगा दीजिए ग्राम। जैसे वाटर का क्या था, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है 18 है, उसमें लगा दिया ग्राम, तो ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास, कुछ नहीं है, ठीक है। ये होता है भाई मोल कंसेप्ट। क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। मोल कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए मोलर मास, तो मोलर मास क्या होता है भाई, तो द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, तो मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। 1 मोल जैसे मान लीजिए 1 मोल वाटर लिए, 1 मोल वाटर, तो 1 मोल वाटर का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। और इसका ये किसके इक्वल होता है, तो ये 18 ग्राम ऑफ वाटर के इक्वल होता है। और यही जो 18 ग्राम है उसी को हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। क्या कहते हैं, मोलर मास, क्योंकि 1 मोल में इतना होगा और ये इतना ग्राम के इक्वल होगा। तो बस वही चीज है, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। तो यही चीज कहना चाह रहा है यहाँ पे कि द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल मतलब 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 18 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, तो ये होता है आपका 16 ग्राम। तो वही उसका क्या है, मोलर मास है, वही क्या है उसका मोलर मास है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए दिया है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 U, इट्स मोलर मास इज 1 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास में सिर्फ ग्राम लिखते हैं, पर मोलर मास में पर मोल कर देते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास नाइट्रोजन क्या है 14 U, लेकिन जब नाइट्रोजन को ग्राम में लिखेंगे तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास, लेकिन ग्राम पर मोल में लिखेंगे तो वो मोलर मास हो गया उसका, ठीक है। सल्फर का एसेट 8 है, तो सल्फर का क्या हो जाएगा 32 इंटू 8 यानी 256 ग्राम हो गया उसका। लेकिन अगर मोलर मास पूछे तो पर मोल लगा देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसी भी नंबर ऑफ मोल्स, किसी का मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, वहां आपको गिवन मास दिया है और मोलर मास आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मोलर मास मतलब जो ग्राम एटॉमिक मास निकालते हैं ना, मतलब जितना उसका एटॉमिक मास यूनिट है उसी में ग्राम लगा दीजिए, वही ना उसका मोलर मास है। तो आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्या निकलेगा, मोल्स निकलेगा, पहला चीज। दूसरा, अगर दूसरे तरीके से निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि वहां पे नंबर दिया रहेगा पार्टिकल्स का, तो जो गिवन नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो से, ठीक है। गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अगर मास दिया है और मास से निकालना है तो गिवन मास बाय मोलर मास कर दीजिए, ठीक है। और ये दोनों में एक रिलेशन होता है, ठीक है। इसको आप क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक हो सकता है कि बहुत ही जल्द मैं एक अदर वीडियो लेके आऊं जिसमें इस कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रहा है, देन डेफिनेटली आई विल ब्रिंग अ वीडियो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उसमें करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, कमेंट करेंगे तब आएगा। चलिए अब अगला देखिए, परसेंटेज ऑफ एनी एटम इन कंपाउंड, तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ एलिमेंट और टोटल कंपाउंड इनटू 100। तो इससे क्या निकल जाता है, किसी भी कंपाउंड का, जैसे सिंपली देखिए कि एक इसका एग्जांपल बता देते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ये H2O है यानी कि वाटर, H2O मतलब वाटर। अब इसमें पूछा जाए मास ऑफ एलिमेंट कितना है, तो भाई हाइड्रोजन का मास कितना है, मान लीजिए हम क्वेश्चन पूछते हैं कि एलिमेंट का मास कितना है इसमें, हाइड्रोजन का मास कितना है, तो देखो टोटल कंपाउंड का मास 18, हाइड्रोजन का 2 इंटू 100 यानी इसको डिवाइड कर दिया 9, तो इसको आप डिवाइड करिए 100/9, परसेंटेज आ गया, डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल आ गया। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक योरसेल्फ वैल्यूएबल,
और जुड़े रहिए सक्सेस स्पोर्ट के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच।